प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए डे 3 यानी तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं बिहार बोर्ड से संबंधित, जो 12वीं के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 2026 में, उनका मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। आप सबको अवश्य देखनी चाहिए ताकि आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर आ पाए। तो आइए आज हम देखते हैं, और आपको लगातार देखनी चाहिए। मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मुझे थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं तो हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं जानता हूं, तो हो सकता है कि उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिल जाए ताकि वो अपने शिक्षक का नाम रोशन कर पाए मेरे बदौलत, मेरे वीडियो की बदौलत। क्योंकि हर एक घर, हर एक छात्रों को ज्ञान देना मेरा कर्तव्य बनता है, और आपका भी कि उसमें सहयोग देना। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये कंडीशनल वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो कंडीशनल का जो सेंटेंस है इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, 3 तरह से कंडीशनल आता है। एक कंडीशनल होता है, देखिए, इफ से सेंटेंस शुरुआत होती है। जब इफ से सेंटेंस शुरुआत हो तो आपको ये देखना है कि 2 काम होता है, 2 सेंटेंस होता है और 2 काम होगा। तो 2 काम होगा तो देखना ये है कि अगर दोनों काम में एक काम होने के बाद ही दूसरा काम हो सकता है, और ये कंपलसरी है, होना ही है। जैसे यदि मैं कहूं कि यदि मैं पानी उबालता हूं, पानी को गर्म करता हूं तो भाप निकलता है। अब देखिए, अगर पानी गर्म करेंगे तो डेफिनेटली जो है भाप निकलेगा ही। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए। तो देखिए, करना क्या है कि इफ वाले सेंटेंस में कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, बस याद कर लीजिए। इफ से जैसे ही सेंटेंस शुरुआत होता है तो शैल विल का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इफ वाले सेंटेंस में कभी भी शैल विल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए, यहां पर शैल विल वाला ऑप्शन अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए नहीं है, एक भी नहीं है, तो यहां पर शैल विल का प्रयोग नहीं करना है। और इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें शैल विल का प्रयोग करना है। तो देखिए, इफ के बाद वाला सेंटेंस कैसे कहेंगे, तो कब कहेंगे सेंटेंस, यानी वर्ब के पहले अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ब लिखना है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इसलिए सेंटेंस, और एक ये सेंटेंस हो गया। तो देखिए, ये दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, बिना इफ वाले में शैल विल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इफ वाले सेंटेंस में V1 का प्रयोग करेंगे। अगर इधर शैल विल का होगा तो इधर V1 का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ में क्या होता है, V1, ये V2, ये V4 तो हो ही नहीं सकता है, और ये वेक्स तब होता है जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर। देखिए, अभी मैंने कहा था आपको कि यदि इफ वाले सेंटेंस में यदि इफ से सेंटेंस शुरुआत हो तो उसमें शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर शैल विल का प्रयोग नहीं है। लेकिन अन्य सेंटेंस में मुझे शैल विल का प्रयोग करनी चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं शैल विल का प्रयोग कहाँ से है, यहाँ पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इफ से सेंटेंस शुरुआत हो उसमें V1 का प्रयोग करना है या V5 का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। आप बिना इफ वाले में क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे। अगर इधर प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो, यानी V1 या V5 का, तो इधर हम फ्यूचर का प्रयोग कर देंगे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए, 3 नंबर में क्या होता है, फिर ये वाला देखिए। अब इधर देखिए, मैंने कहा था इफ से सेंटेंस जब शुरुआत हो तो इफ वाले सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, यानी V1 या V5 का होगा। और अन्य सेंटेंस में क्या होगा, दूसरा सेंटेंस में क्या होगा, शैल विल का प्रयोग होगा। अब यहाँ शैल विल है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट है। शैल का या विल का ये क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो जब इस तरह की स्थिति हो, शैल विल के बदले वुड का प्रयोग हो, तो हमेशा इधर V2 का प्रयोग करना है, बस इतना याद रखना है। V2 का हम तब इसमें इफ वाले में प्रयोग करते हैं कि ऐसा काम होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं और ये शायद होना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि इफ आई, है ना, डाइस रिच, यदि मैं धनी होता, धनी है नहीं, समझ गए कि नहीं, ये बीती हुई चीज है कि एक कल्पना कर रहा है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो कह रहा है कि आई वुड हेल्प माई फैमिली, तो मैं अपने परिवार को मदद करता। यानी क्या, अभी भी ये धनी नहीं है और ना ही ये अपने परिवार को मदद कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, है ना, इधर अगर पास्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है
तो इधर हम किसका प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, V2 का, हमेशा से वर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज समझ जाइए, आई के साथ में तो वर्ज होता है, लेकिन वर्ज का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, वर का। एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, एक बात और, कि अगर कंडीशनल वाला सेंटेंस हो, इफ से शुरुआत हो, तो जब एक कल्पना की जाए जो संभव नहीं है, उस स्थिति में कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ में वर्ज नहीं वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ज का नहीं वर का ही, आई हो, ही हो, सी हो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सी होता, ही होता, यहाँ पर है ना ही होता, ठीक है, फिर भी यहाँ पे वर्ज नहीं होकर के वर ही होगा, बस याद रख लेना है आपको। अब देखिए, करें कि देयर वाज समवन टू डिलीवर द लेटर। देखिए अब ये क्या है, पैसिव है। पैसिव है तो पैसिव को बनाना कैसे है, हम लोग पहले क्या करते हैं, अच्छा देयर है तो देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, ये हो गया समवन, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो लेटर्स है, देख लीजिए, तो देयर वाज है ना, तो देयर देख लीजिए, ये सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर समवन है, एक है, तो इसीलिए वर्ज का प्रयोग किए हैं। तो लेटर को अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो ये लेटर्स प्लुरल है, तो इसके लिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए, वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब ठीक है, देयर यहाँ जैसे तरह से रखेंगे, लेटर्स हो गया, टू हो गया, और टू के बाद हमेशा क्या होता है, V1 का प्रयोग करते हैं, यानी बी का अगर पैसिव फॉर्म बनाना हो तो हम क्या करेंगे, बी, 2 + V1 है ना। इसके बाद बी के बाद तो हम हमेशा पैसिव में V3 का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। आइए देखते हैं, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। अब देखिए, इट इज से जैसे सेंटेंस शुरुआत हो और उसके बाद कोई नाउन आ जाए, तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को ऐसे ही लिख देंगे, इट इज के बाद जो नाउन रहेगा उसको लिख देंगे, और इसके बाद वहां पर फोर का प्रयोग कर देंगे। जो वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को फोर के बाद रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इट इज टाइम वैसे ही रहेगा, और इसके बाद फोर हम ला करके रख देंगे। फिर जो ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इससे पहले रख देंगे, यानी सब्जेक्ट के तौर पर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, टू के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, और बी के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, ये सब क्यों होता है, फोर क्यों आता है, समझ गए कि नहीं, वो सारी चीज समझने वाली बात है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाए। ठीक है, इसका लॉजिक है, यहाँ पर हम नहीं समझा सकते आप बहुत सारी चीजें। देखिए, टू रीड एंड टू राइट है ना, इंपॉर्टेंट। अब देखिए समझिए, जब एंड से ना दो इन्फिनेटिव जुड़ जाए, यानी 2 + V1 जुड़ जाए, और दोनों का मकसद अलग अलग हो, उस स्थिति में दोनों जो है प्लुरल वर्ब की प्लुरल नाउन की तरह काम करेगा। और देखिए, जब भी 2 + V1 और 2 + V1 एंड से जुड़े, यानी ये सब्जेक्ट की तरह काम करे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, और यहाँ पर दो नाउन है, और दोनों का मकसद क्या है, अलग अलग है। पढ़ना क्या महत्वपूर्ण है, और लिखना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम इनके साथ में क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इस दोनों का मकसद एक ही तरफ आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ रहा है देखिए यहाँ, तब हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, टू रीड एंड राइट क्या है, टू रीड एंड टू राइट, इस तरीके से ये भी इन्फिनेटिव है और ये भी इन्फिनेटिव, यानी 2 + V1 और 2 + V1। अब इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, अब देखिए सक्सेस है, इस दोनों के लिए पढ़ना है और लिखना, दोनों काम करेंगे तब हमें सक्सेस मिलेगी, यानी दोनों मिला करके हमें एक चीज मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस दोनों जो है एक यूनिट की तरह काम करता है, और इस स्थिति में ये इस दोनों को सिंगुलर माना जाएगा। तो इसके साथ में हम कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। समझ गए, वहां पर क्या होता था, दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर दोनों को मिला करके क्या मिल रहा है, हमें सक्सेस मिल रहा है। जब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज सफलता हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हम इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और इसलिए इनके साथ में भी वर्ब कौन सा आता है, सिंगुलर ही होता है। देखिए, अब क्या है, he has been driving the bus है ना, डाइस for 5 years। अब देखिए, हम बताए थे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो, और इनके साथ जो है कोई ऐसा बीता हुआ समय हो और वो प्लुरल फॉर्म में हो, तो उनके साथ में हम क्या करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी टाइम का
प्लूरल बनाते ही नहीं है, कभी भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग, और जब जिस टाइम का हम प्लूरल बना सकते हैं वहां पर फोर का प्रयोग करते हैं। द फार्मर हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, है ना, मॉर्निंग। देखिए सुबह का प्रायः जो है हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए इनके साथ में हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फोर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा क्या होगा आंसर, ए नंबर। देखिए सीता एज वेल एज हर सिस्टर डांसिंग, देखिए ध्यान रखिए, एज वेल एज से एज वेल एज हो गया, विथ हो गया, ठीक है, इन सभी से एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, इन सभी से अगर सेंटेंस दो शब्द जुड़ा हो तो इनसे पहले वाला जो नाउन होगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा हर सिस्टर्स, सिस्टर की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा थे, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, नहीं, हमेशा से ये एज वेल एज से पहले वाला जो रहेगा नाउन उसके अनुसार क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। सीता और उसकी सिस्टर भी, है ना, इस तरीके से, ठीक है, डांसिंग कर रही है, सीता और कौन, उसकी सिस्टर डांस कर रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमको लग रहा है कि एक से अधिक सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एज वेल से जैसे ही सेंटेंस कोई शब्द जो है जुड़ा हो तो उनसे पहले वाला जो रहेगा नाउन उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सीता एक है, तो इसके लिए क्या होगा, इंच। आइए देखिए स्टूडेंट एज वेल एज, अब बताइए कौन सा होगा, फिर एज वेल एज आ गया है तो क्या है, इनसे पहले वाला जो रहेगा वही सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर एक से अधिक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, आर। देखिए स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, क्या है, स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। अब समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन छांटने का प्रयास करना है, जब कभी नहीं समझ में आए तो यहाँ पर एन का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये बात जानते हैं आप। ए का प्रयोग हो सकता है, देखते हैं हम। मेनी का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि मेनी के बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल में होता है, वो नहीं होगा। मेनी ए हो सकता है और ए हो सकता है। देखिए जब हमें किसी चीज पर जोर देना हो तो हम क्या करते हैं, मेनी ए का प्रयोग करते हैं। मेनी का प्रयोग जब ऐसे ही हम बहुत सारे के अर्थ में प्रयोग करते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है कि नहीं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मेनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक तौर पर हम बात करना चाहते हैं और बहुत सारे का अर्थ बताना चाहते हैं तो वहां पर क्या होता है, मेनी ए का प्रयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मेनी ए का भी मतलब हो गया बहुत, क्या हो गया, बहुत सारे, बहुत सारे। तो मेनी अ स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, है कि नहीं, हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। अब देखिए समझिए स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब बहुत सारी की बात हो तब मेनी ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या एक स्टूडेंट असाइनमेंट जमा करेगा, क्या बहुत सारे स्टूडेंट जो है असाइनमेंट जमा करेगा, समझ गए कि नहीं। तो जब बहुत सारे का बोध हो, यहां से पता चल रहा है यही कॉन्टेक्स्ट है उनका, इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेनी ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट की बोध नहीं हो रही है। अब देखिए हमेशा मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन होता है, मेनी के बाद प्लूरल नाउन होता है, लेकिन मेन दोनों का अर्थ हिंदी में क्या होता है, सेम ही होता है, अत्यधिक, काफी ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक के लिए प्रयोग होता है और ये स्पेसिफिक के लिए नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोग। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं हम किसी खास लोगों की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में हमको मेनी ए का प्रयोग करना होता है। तो हमारा आंसर 12 का ए हो जाएगा। आइए 30। अब देखिए ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। देखिए ये कब होता है, एक कब प्रयोग करते हैं हम, जब यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं होता, ये आओ से शुरुआत हो रहा है, किससे, आओ से। इसका मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर एन होना, अगर यहाँ पे एन होता तो ये भी हो जाता, तब ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ए तो है नहीं, इसीलिए इसका प्रयोग हम मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे एन का। एन ऑनेस्ट मैन एंड इट्स रिस्पेक्टेड बाय ऑल, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी नंबर। देखिए अब ये क्या है, द वेदर टुडे इज ड्राइर देन यस्टरडे। अब देखिए अब यहां पर क्या करना है, भरना है। देख लीजिए वेदर है, टुडे है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, वेदर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर दैन का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ, दैन का। फिल इन द ब्लैंक हो तो उससे पहले और उसके बाद वाले को देखना है, उसके आधार पर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन रखना है। कोल्ड होगा नहीं, ये दैन है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में हम दैन का प्रयोग करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री ढूंढ लेते हैं।
ये सुपरलेटिव है, ये नहीं हो सकता, ये सुपरलेटिव है, ये नहीं हो सकता। अच्छा सुपरलेटिव ही गलत फॉर्म है, कॉल्डेस्ट हो जाता है, समझ गए कि नहीं। एक बार में पढ़ते हैं तो ईएसटी लगता है, और एक से अधिक बार में जिस शब्द को पढ़ते हैं उसमें मोस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव के लिए। ये क्या हो गया, कोल्डर हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग था उसमें। देखिए ऑफ ऑल द गर्ल्स सीमा इज द डैश। अब देखिए, अब कह रहा है कि ऑल ऑफ द गर्ल्स मतलब लड़कियों में से, अब लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियां हैं, अब उसमें से सीमा को कहा जा रहा है कि लंबी है। इसका मतलब क्या है, एक से अधिक लड़कियां, सॉरी 2 से अधिक लड़कियां होंगी, ठीक है। उस स्थिति में सीमा को कहा जा रहा है कि सबसे, इसका मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका देखिए टॉल जो है एक बार में पढ़ते हैं तो इसका सुपरलेटिव मोस्ट से नहीं बनाते हैं, ईएसटी लगाते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव बन जाता है, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा। और टॉलर नहीं होगा ना, कॉम्परेटिव नहीं होगा क्योंकि ध्यान का प्रयोग नहीं है, बी नंबर नहीं होगा। देख लीजिए अब क्या कर रहे हैं, डैश पुअर डिजर्व आवर काइंडनेस एंड सपोर्ट। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक चीज, ये वर्ब है हमारा, क्या है, वर्ब है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए एडजेक्टिव है, अब सोचिए एडजेक्टिव से पहले फिर ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसको किसी, है ना, रखेंगे तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, वो एडजेक्टिव से नॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अ नहीं लिख सकते, एन नहीं लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं, नो आर्टिकल। देख लीजिए अब समझिए, वैसा एडजेक्टिव जो इंसानों पर लागू होता हो, यानी इंसानों के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता हो। जैसे ब्लैक किसको कहेंगे, इंसान को भी कहते हैं ब्लैक। व्हाइट किसको कहते हैं, यानी गोरा, किसको, इंसान को कहते हैं। कमजोर, वीक किसको कहते हैं, इंसान को कहते हैं। पुअर किसको कहते हैं, इंसान को कहते हैं। रिच किसको कहते हैं, इंसान को कहते हैं। इस तरीके से जो है हम कहते हैं, जब हम इंसानों के लिए ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उनके पहले द लगाते हैं, और जब द लगा देते हैं तो वह नॉन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द, ठीक है। तो इसका द, पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग, क्या कहलाएगा, गरीब लोग। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये। हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते हैं द ग्रीन, है कि नहीं, हरे लोग, है ना। द ब्लैक कहते हैं काले लोग, द व्हाइट कहते हैं गोरे लोग, इस तरीके से। देखिए फिर आ गया, है ना, रिच है, तो रिच है नाउन, ये एडजेक्टिव हो गया। तो रिच मतलब धनी, धनी किसको कहते हैं, किसी इंसान को। इंसान के लिए अगर एडजेक्टिव प्रयोग हो तो उसके पहले द लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन की तरह काम करने लगता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, द, यानी द रिच ऑफन फॉरगेट द स्ट्रगल्स ऑफ द पुअर, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए पुअर का भी मतलब, पुअर के पहले द लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, गरीब लोग, ठीक है, गरीब नहीं, गरीब लोग। हमारा आंसर क्या होगा, सी। इट वॉज वेरी, है ना, इट वॉज वेरी हॉट डैश वी स्टेड एट होम। अब देखिए क्या करा, क्या था आज, है ना, मतलब बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, डैश वी स्टेड एट होम, इसलिए, है ना, क्या हो गया था, रुक गया था। अब देखिए ये क्या है, आज गर्मी थी, कारण है, और यहां से क्या है, रिजल्ट है। गर्मी थी इसलिए क्या हो गया, घर पे रुकना पड़ा, तो बट नहीं होगा, ठीक है। बट क्या होता है, कंट्राडिक्ट होता है, ठीक है कि नहीं। इसका क्या है, परिणाम है, गर्मी के कारण जो है ये क्या हो गया, रुक गया। इसका रिजल्ट क्या निकला, भाई उसको रुकना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो। येट का मतलब क्या है, हम कंट्राडिक्ट के लिए प्रयोग करते थे, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, है ना, उस स्थिति में ये, सॉरी, बट का प्रयोग करते हैं। येट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब प्रेजेंट टेंस शब्द जो रहता है उस समय विपरीतार्थक स्थिति में हम करते हैं येट का। बिकॉज का कब, जब परिणाम, जब कारण शो करना हो तब क्या करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस के लिए आपको क्या है देखने के लिए, तो देखिए तो कौन सा होगा आंसर इसमें, द रेलवेज विल, है ना, क्या है, कंपेंसेट अस फॉर द लॉस। अब है क्या, देखिए इसके साथ में ना, कंपेंसेट के साथ में जो है फोर प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। और देख लीजिए छांट लेते हैं, विथ फोर होता है इसके साथ में, विथ नहीं होता है, इनके साथ में प्रेपोजिशन विथ नहीं होता है, गलत है। इनके साथ में देखिए ये वी आ गया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। द रेलवेज विल कंपनसेट अस विथ, देखिए विथ का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सब गलत हो गया हमारा। हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर। इसीलिए करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, ये। यहाँ पर प्रेपोजिशन का खेला था, अगर प्रेपोजिशन याद नहीं रहेगा आपको तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कंपनसेट के साथ में क्या होता है, फोर,
हमारा आंसर क्या होगा? ए 19 का। आइए देखिए 20 नंबर में क्या है, he is becoming डाइस एंड पुअर डे बाय डे। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव और डबल कॉम्परेटिव का कभी भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एंड से हम एक तरह के जो है रख सकते हैं, अलग अलग भी नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम चाहें सुपरलेटिव रखना, ये वाला रखना, तो ये नहीं हो सकता है, रहेगा तो कॉम्परेटिव ही रहेगा। और कॉम्परेटिव तब रहेगा जब हम एंड से सेपरेट करेंगे या फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे तब। तो यहाँ पर क्या होगा? पुअरर हो जाएगा, एंड है पुअरर है, दोनों का दोनों सही है हमारा, ठीक है। तो ये चलेगा, ये पुअर नहीं चलेगा। क्यों नहीं? देखिए एंड से ना हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़नी चाहिए। तो ये क्या है? कॉम्परेटिव है, तो एंड से पहले भी क्या होना चाहिए? कॉम्परेटिव ही होना चाहिए। ये पॉजिटिव हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया, और ये सुपरलेटिव ये भी है, ठीक है। और इसके पहले द नहीं लगा है, तो ये सब नहीं होगा, है ना, ये, क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है कॉम्परेटिव, तो एंड से पहले वाला भी होना चाहिए, वही कॉम्परेटिव। अब देखिए he said to me, अब ये क्या है? नरेशन है। he said to me you were studying। अब समझिए तो इसको तो बना सकते हैं आप। अगर ये said to लिखा हुआ है तो told में बदल जाएगा, और ये me का me रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले that होगा। ये किस में बदल जाएगा? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार I हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ड है तो पास्ट में हो जाता ना, ये हैड में हो जाता, तो हैड है नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर सही है, हैड है, और फिर ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, पास्ट परफेक्ट में होगा ही, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर होगा? पास्ट परफेक्ट। ये तो टेल्स होगा नहीं, है ना। टोल्ड मी यू वर, नहीं गलत है कहीं क्या? हाँ ये सही है, सॉरी ये मैंने देखा नहीं था। ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस है, तो किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो आंसर क्या होगा? बी। क्यों होगा? देखिए सैड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में, है ना। मी का मी इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, और यू है किस में बदल जाएगा? मी के अनुसार आई हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए, तो ये भी फिर नरेशन है। देखिए he said to me, तो he said to me क्या होगा? he told me that। ये will किस में? would में हो जाता, तो वो would है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ यहाँ पे भी है he told me that I would pass। ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्यों गलत है? टेल से लिखा है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? तो will नहीं लिखा है। हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर। He said to her, why do you study at night? ठीक है। अब देखिए अभी सैड है, तो सैड को, अच्छा ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? आस्क का प्रयोग करते हैं। ये आस्क हर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग नहीं करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। कंजक्शन की तरह यही काम करने लगता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वही। तो वाई हो गया। अच्छा फिर क्या होता है? जब कंजक्शन की तरह काम करने लगता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा इसके वजह से, डू की वजह से। तो वाई सी स्टडी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में, ये आंसर सही है हमारा, बी नंबर। फिर नरेशन का आया, फिर वही है क्वेश्चन, विल वुड में हो जाएगा, तो हमारा आंसर सीधा का सीधा सैड टू टोल्ड में मी। शायद हमें लगता है दोबारा आ गया, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्या आंसर? क्या बी। चलिए चूज द ओड वन। अब ओड वन का मतलब क्या होता है कि वैसा ऑप्शन को चुनना है जो सबसे अलग हो। देखिए शिप का मतलब आप जानते हैं भेड़ वगैरह होता है, कैटल पशु वगैरह होता है, बैफेलो भी जानते हैं, बैफेलो जानते हैं, भैंसा वगैरह होता है। ये सब का सब जानवर है कि नहीं। और फिश आप देखिए पानी में रहने वाला है कि नहीं, समझ गए। तो ये क्या हो गया? सी नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? सी। ये सब का सब क्या है? जमीन पर रहता है, और ये कहाँ रहता है? पानी में। तो हमारा अलग कहता है। ओड वन का मतलब क्या हो गया? जो सबसे अलग हो, भिन्न हो, ठीक है। तो हमारा सबसे भिन्न कौन है? सी नंबर। ये आपके 12वीं की एग्जाम में पूछता है। ब्रश द सैंड डैश योर हैंड्स, मतलब क्या कह रहा है कि ब्रश करो, है कि नहीं। और ब्रश द सैंड, है कि नहीं, ऑफ योर हैंड्स, मतलब क्या है कि अपने हाथ से क्या करो? गंदे को हटाओ, बालू को साफ करो, ठीक है।
तो देखिए जब हटाने की बात हो किसी जगह से कोई भी चीज को दूर रखने की बात हो तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ डबल ऑफ का। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। ही स्टार्टेड स्कूल, करेक्ट, ही स्टार्टेड स्कूल, ठीक है, डैश द एज ऑफ 5। अब तो कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र में, तो देखिए हमेशा एज के पहले ना एट का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, एज के पहले एट का प्रयोग करते हैं। चलिए, बी अवेयर ऑफ, अब देखिए ये क्या है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है हमारा? ये वर्ब है, और वर्ब को जो है आप एक फिक्स प्रेपरेशन होता है, उनको याद रखना था। बी अवेयर ऑफ होता है, क्या होता है? बी अवेयर ऑफ, तो ए नंबर हो जाएगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। अब देखिए कोई भी दिन हो, दिन के नाम के पहले हम क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा आंसर? डी नंबर। दिन का नाम लिखा रहेगा, ऑन का प्रयोग करेंगे। द डैश रूम इज क्लीन। अब देखिए तो क्या कह रहा है? हाँ, ये क्या है? पॉजिटिव केस है, ये केस का चैप्टर है। तो देखिए केस में क्या कर रहा है, देखिए एपोस्ट्रोफी एस जब लगाते हैं, है ना, तो कहाँ लगाते हैं? तो लास्ट वाला जो, देखिए ये पहले है क्या? ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का मतलब कैसे समझेंगे? ये हाइफन से वो जुड़ा हुआ रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? हाइफन से जुड़ा रहेगा। जब हाइफन से जुड़ा हुआ रहेगा तो ये एक नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हो गया। जब इनका प्लूरल बनाना हो तो हम इसके मेन वाला जो शब्द होता है उसमें हम ऐसा लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं, यानी एक से अधिक जब बनाना हो। अभी यहाँ पर एक है, डॉटर इन लॉ का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? ठीक है, है ना, पुतहु जिसको कहते हैं, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ का मतलब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो लास्ट वाला जो नाउन रहेगा, ये भी नाउन है हमारा और ये भी नाउन है, तो लास्ट वाला जो रहेगा उसके साथ में हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और उससे पहले वाला जो रहेगा उसमें कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। लेकिन जब इन्हीं का प्लुरल बनाना हो तो हम क्या करते हैं? पहले वाला जो यानी मेन वाला जो रहेगा उसमें हम एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अच्छा, ये केस का कब प्रयोग करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का कब प्रयोग करेंगे? जब कोई नाउन रहेगा, नाउन के पहले अगर हमको प्रयोग करना हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ये किस रूप में होता है? ये एडजेक्टिव के रूप में रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। चलिए आंसर ए नंबर हो जाएगा सीधा। अच्छा, बाकी क्यों नहीं होगा ये भी देखना क्या। चलिए यहां पर क्या है? बी, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाए, मैंने कहा बाद वाला में होना चाहिए, इसमें नहीं तो इसलिए गलत है। इसमें भी बाद वाला में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लुरल का प्रयोग कर दिया गया है। मैंने कहा कि ये पूरी तरह से जो है क्या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और यहाँ पर ये है ना दोनों साथ में नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या है? गलत है। आइए ये यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर क्या है? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है ना, जो क्या है प्लुरल फॉर्म में बता रहा है ना, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट हमारा वर्ब क्या है? प्लुरल में है, सिंगुलर में है। चलिए देखिए, डैश द डाइस कार इज न्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? एपोस्ट्रोफी एस, फिर देखिए नाउन आ गया, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव को लाना है। तो एडजेक्टिव की तरह कब काम करता है? जब हम क्या कहते हैं? ये एपोस्ट्रोफी एस हो गया, तो हम बताएं कि एपोस्ट्रोफी एस जिसमें लगा रहता है वो नाउन नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये पूरे के पूरे एडजेक्टिव हो गए। हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा ए नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए, दे डाइस आर कमिंग टुडे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? वर्ब है, यानी यहां पर अब क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि कह दिए हैं कि एपोस्ट्रोफी एस जिसमें लग जाएगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस एडजेक्टिव का तो प्रयोग करना नहीं है, इसको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। प्लुरल आर है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? प्लुरल भी होना चाहिए, ठीक है। तो डॉटर्स बहुत सारी है कि नहीं, इन लॉज। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। प्लुरल नाउन की जरूरत है, इसीलिए वहां पे हमने क्या कहा था? मेन शब्द जो रहेगा उसमें प्लुरल और उसमें एस लगाना है। देखिए, द लेडी डैश यू मेट यस्टरडे इज माई टीचर। अब कह रहा है क्या? अब यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया,
ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो whom क्या होता है, whom इसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। which क्या क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और who का ही क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा होगा। मैंने कहा था कि आपको करना रिलेटिव प्रोनाउन कैसे प्रयोग करना है। कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके लिए सिर्फ हु का प्रयोग करेंगे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि कोई ये हु विच दैट जो है वो हमेशा नाउन के बाद आएगा। ठीक है, तो नाउन है तो नाउन के बाद आएगा, इसमें से कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें से आएगा क्या, तो देखिए विच का तो प्रयोग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेडी है, इंसान है, तो विच का प्रयोग हम इंसान के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, जानवर के लिए या अन्य चीज नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग हम सभी के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कट गया, हुज होगा क्या, हुज के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, तो हुज का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर अगर हुज रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, जो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं रखेंगे। हुज बुक किसकी किताब, हुज ब्रदर किसका भाई, है ना, तो हुज के बाद कोई नाउन आना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा, हुम होगा और हु होगा। अब देखिए हु विच दैट जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब ये हु जो है सब्जेक्ट होगा तो इसके लिए इसका वर्ब भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कुछ देर के लिए हु होगा, तो हु होगा तो इस लेडी के लिए देखिए तो कहीं वर्ब है क्या, इस सब्जेक्ट के लिए तो ये वर्ब है, और इस वर्ब के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, तो लेडी है। लेकिन अगर हु है, हु अगर रख रहे हैं तो हु के लिए सब वर्ब कहाँ है, कहीं नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन सा है बताइए, ऑब्जेक्ट हु है, तो हु का हम प्रयोग करेंगे। अब कैसे, देखिए लेडी जिससे तुम मिले थे, लेडी जिससे तुम कल मिले थे मेरी सिस्टर है, सॉरी मेरी टीचर है, समझ गए। तो जिससे मिले थे इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, होम होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। हमें ये ध्यान रखिए कि हु का प्रयोग करेंगे तो हु के लिए एक वर्ब होना चाहिए, जो नहीं आया है, यहाँ पर वर्ब है नहीं। पिछले टेस्ट में डे 2 में बहुत अच्छी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किया गया है, 2-3 क्वेश्चन है जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं फिर। अब देखिए कह रहा है कि दिस इज द गर्ल डैश हेल्प मी। अब देखिए दिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इज का प्रयोग हुआ। द गर्ल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो छोड़ देते इज का है, तो ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन रखना है। हमें बताइए क्या विच हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है ना, इंसान के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। होम हो सकता है क्या, तो होम हो सकता है, देख लेते हैं। हुज हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हुज रखते तो क्या होता, यहाँ पर नाउन होना चाहिए लेकिन वर्ब है, ये नहीं होगा। हु हो सकता है और फिर क्या हो सकता है, होम हो सकता है। तो देखिए हु क्यों होगा, आइए हु इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि देखिए ये हेल्प जो है ये किसके लिए वर्ब आया है, नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होम नहीं होकर के क्या होगा, हु होगा। और द गर्ल है, लिविंग थिंग है, यानी इंसान है, इसीलिए हु का प्रयोग कर दिए। और इसी हु के लिए हेल्प का प्रयोग किया गया है। यह वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी, इसका यह अर्थ होगा। तो जिसने कौन, हु है कि नहीं, तो इसलिए क्या होगा, हमारा यहाँ पर हु आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, हु। अगर देखिए बहुत चीजें अगर स्पष्ट नहीं हो रही होगी, इसका मतलब है कि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, फास्ट में हम खींच रहे हैं, पीछे का लेक्चर जरूर देखनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि 40 मिनट तक के लगभग वीडियो शूट होती है, आप देखिए प्रत्येक दिन, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें हम प्रयास करेंगे क्योंकि अभी से एग्जाम तक ये चलेगा, आपका इंग्लिश जरूर अच्छा हो जाएगा। आइए देखिए, माई ब्रदर एंड डाइस वेंट टू द पार्क। करेक्ट है। अब देखिए ये क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे रखते हैं, तो देखिए 2 तरीके से रखा जाता है, 2, 3, 1 और 1, 2, 3। यानी जब हम कोई चीज कन्फेस करते हैं, यानी गलत चीज को हम क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, जब हमारी गलती होती है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, यानी जब कभी गलती का बोध हो, है कि नहीं, तब हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इस तरीके से रखते हैं, यानी आई होगा, फिर यू होगा, ठीक है, और थर्ड पर्सन में ही सी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम कोई साधारण नॉर्मल बात करेंगे तब 2, 3, 1 होगा, यानी पहले सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो देखिए ये थर्ड पर्सन है, तो अब कौन सा आएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट पर्सन। तो अस भी होता है, वी भी होता है, हम क्यों नहीं होगा सो बताते हैं अभी आपको। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 1 याद रख लीजिए, कैसे अरेंज करते हैं, 2, 3, 1 और 1, 2, 3।
जैसे कोई क्राइम करता है और उस क्राइम को करना क्या है, गलत बात है, तो गलत चीज जब रहेगा और उस समय प्रोनाउन को अरेंज करना होगा तो 1 2 3 कहेंगे, और ऐसे ही नॉर्मल साधारण बात रहेगी तो हम क्या करेंगे 1 2 2 3 1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है थर्ड पर्सन और क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया। अस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये भी सब्जेक्ट है तो एंड के बाद जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वी क्यों नहीं होगा, माय ब्रदर है, मेरा भाई और हम लोग, समझ गए कि नहीं, फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो कह रहा है कि माय और मेरा भाई और मेरा भाई और हम लोग नहीं, समझे, हम लोग में क्या होता है मेरा भाई भी आ जाता है, इसीलिए हम इसको वी का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करेंगे आई का। तो आंसर हमारा क्या होगा वो, और ये सब क्या है ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो इसको हम नहीं रखना है क्योंकि इससे सब्जेक्ट के रूप में ये कभी काम नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए 36 में देखिए आई डैश कंप्लीटेड द इंटायर वर्क। अब देखिए हाँ यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंफैटिक प्रोनाउन है, कैसे पता चलेगा, तो मैंने कहा था कि अगर वर्ब से पहले आ जाए सेल्फ वाला तो ये इंफैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो आई के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए देखिए पढ़ाई के दौरान मुझे बात करना नहीं आता, मैं नहीं करता हूँ, प्रयास करते हैं कि जितनी अधिक क्वेश्चन हो जाए उतना ही बेहतर होगा। द 5 प्लेयर्स कंग्रेचुलेटेड डाइस आफ्टर विनिंग द मैच। देखिए 5 है, इच अदर का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए, वन अनदर का प्रयोग क्या 2 से अधिक के लिए। तो ये पिछले टेस्ट में शायद डे 1 में ही था, डे 1 अगर आप देख लेते तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था, ठीक है, या बन गया होगा। तो इच क्या हो गया, इच अदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं 2 के लिए, और वन अनदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं 2 से अधिक के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा बी नंबर। He has finished his work। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है, तो देखिए इधर अगर पॉजिटिव रहेगा उधर नेगेटिव बनाना, हैज के साथ में शॉर्ट फॉर्म नॉट लगा दीजिए, तो हैजंट और ही क्या हो गया सब्जेक्ट, तो हैजंट ही, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दे लिव इन पटना, अब ये भी क्या है क्वेश्चन टैग है। तो देखिए अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या होता है V1 का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, V5 का हेल्पिंग वर्ब डच होता है और V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दीजिए संक्षिप्त रूप में, ठीक है, और फिर इस सब्जेक्ट को उसके बाद रख दीजिए। तो लीव का जो है V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डू होता है, तो ये डोंट दे हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अब ये भी क्या है क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग है तो देख लीजिए ये वर्ब का कौन सा रूप है दूसरा रूप है, जब दूसरा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डिड होता है, डिड नॉट का ही संक्षिप्त रूप हम क्या लिखते हैं डिडंट लिखते हैं। तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा सीधा और वो सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ए नंबर। देखिए माई स्पेक्टिकल्स डैश मिसिंग। हाँ एक चीज ध्यान रखिए कि जब दो ऐसा चीज जो पेयर जोड़े में हो, जैसे कि हम कहते हैं कि पैजामा देख लीजिए, पैंट देख लीजिए, गूगल्स देख लीजिए, ना स्पेक्टिकल्स देख लीजिए, ठीक है, सीजर्स देख लीजिए, जो कैंची वगैरह होता है ये हमेशा पेयर में होता है, इसको आप अलग कर नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो इसका कोई काम नहीं होगा। तो ऐसे नॉन जिसको अलग करने से कोई काम ना हो पाए, यानी हमेशा वो जोड़े में ही काम करता है, यानी दोनों साथ में रह करके काम करता है, तो उसको प्लूरल में ही लिखा जाता है। और इनके साथ वर्ब का भी जो है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बी नंबर, क्या होगा बी, 41 का बी। अब आइए देखिए 42 में क्या है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसे नाउन के पहले अगर पेयर लग जाए और पेयर लग जाए, ठीक है, तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए और पेयर हो गया मतलब एक जोड़े की बात की जा रही है, ठीक है, तो इस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए उसमें क्या था ना, ये वाला नहीं था लगा हुआ, स्पेक्टिकल्स ही था, तो इसका मतलब क्या था ये सब्जेक्ट था, तो इसके लिए जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि एक जोड़ा, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा वर्ब का प्रयोग होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ईच। जब ऐसे नाउन जो जोड़े में हो, ठीक है, और वो प्लूरल में हो, लेकिन उनसे पहले अगर अपेयर लग जाए तो अपेयर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसलिए इज हो जाएगा। देखिए न्यू डैश हैज बीन बॉट फॉर
द लेबोरेटरी। अब है ना, लेबोरेटरी है तो क्या है इसका, देखिए तो क्या कह रहा है इसमें। हाँ देखिए, मैकेनिक्स, मैकेनिक ये इसका जो है प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। टूल्स का भी जो है प्लूरल नहीं बनता है, बॉटल्स का भी प्लूरल नहीं बनता है, तो क्या होगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर। वन ऑफ द कार्स डैश डैमेज्ड। देखिए अब देखिए कार, जब देखिए वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा हमेशा किस रूप में होगा, प्लूरल के रूप में। पिछले वाला वीडियो देखे होंगे, बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, ये वन होता है, और वन का मतलब एक हो गया, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इनके साथ में क्या होगा, इज होगा। तो वन ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन किस रूप में, प्लूरल के रूप में। किस रूप में रहेगा, प्लूरल के रूप में। तो ये क्या है, हमारा नॉन प्लूरल है, और लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आंसर क्या होगा, इज। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब अ नंबर ऑफ, पिछली क्लास में भी बताया था, अ नंबर ऑफ जैसे ही रहेगा, देखिए एक द नंबर ऑफ भी था, द नंबर ऑफ भी था, तो द नंबर ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ में आने वाला वर्ब सिंगुलर, और नंबर ऑफ के साथ में आने वाला वर्ब जो है क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अ नंबर ऑफ जो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये बुक्स हो गया, प्लूरल हो गया, समझ गए, है ना। यानी ये ए नंबर ऑफ का मतलब हो गया बहुत सारी किताबें, तो इनके साथ में वर्ब कौन सा, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिसिंग। देखिए तो प्लूरल कौन सा है, तो ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। नोबडी एंड नो गर्ल। देखिए ये पहला D1 में बताया था कि ईच होगा, एवरी होगा, या नो होगा। अगर ये जो है एडजेक्टिव अगर किसी नाउन के पहले आ जाए, या एक से अधिक नाउन के पहले आ जाए, तो इसे हम हमेशा सिंगुलर समझेंगे। क्या समझेंगे, सिंगुलर। इनके साथ कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए नो बॉय एंड नो गर्ल, है ना, पनिश्ड। अब पनिश्ड जो किया गया है कि ये पैसिव में लिखा गया है, तो सिंगुलर में आपको हैज भी होता है और वॉज भी होता है, मतलब किसी भी लड़के और लड़कियों को सजा नहीं दी गई, समझ गए। तो इसका असर किस पे पड़ रहा है, इस पर, लड़के और लड़कियों पर। तो इसलिए ये किस रूप में है, पैसिव फॉर्म में है, और हमारा आंसर क्या होगा, ये हैज। आप दे सकते हैं, हैज जैसे ही देंगे कि मतलब कोई भी लड़का और लड़की सजा नहीं दिया, लेकिन किसको नहीं दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए था। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो फिर आंसर ये हो जाता, मतलब क्या, लड़कियां और लड़के जो है किसी को सजा दी होगी, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा है नहीं। इसके बाद, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, है ना, इस वर्ब का जो है असर इसी दोनों पे पड़ने लगेगा, तो पैसिव फॉर्म हो गया। इसीलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, हैज का नहीं होगा। देखिए सिनोनिम्स ऑफ गेन। गेन का मतलब क्या होता है, लाभ, प्राप्त करना, ठीक है कि नहीं। देखिए पुअर नाउन है कि नहीं, हेल्प वर्ब है ना, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट। गेन का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो शब्द गेन कह रहा है, तो गेन का ही सेम अर्थ देने वाला कौन है, समझ गए। तो गेन का सेम अर्थ देने वाला प्रॉफिट है। सी स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। देखिए अब यहां पर विल का भी प्रयोग किया गया है, और क्या है, सी के साथ इसका। देखिए ये दोनों का दोनों ना फ्यूचर को बताता है, फ्यूचर टाइम को बताता है कि कोई काम जो है हो नहीं रहा है, बल्कि भविष्य में होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए जब इस गोइंग टू का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि फिक्स है, वो काम होना ही है, निश्चित है, निश्चित होगा। लेकिन विल का और शैल का जब प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं कल गाड़ी खरीदूंगा, और कोई कह रहा है कि मैं कल गाड़ी खरीदूंगा। अगर इसको एकदम सच बताना है तो क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मतलब क्या है कि वो उस स्थिति में है, गाड़ी खरीदने की स्थिति में, मतलब वो जा रहा होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से प्लान बन गई है, पूरे प्लान बना हुआ है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इस गोइंग टू का, ठीक है। तब है ना, वो नेक्स्ट वीक क्या करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वो नेक्स्ट वीक जो है एक नई जॉब जो है शुरुआत करने जा रही है। देखिए क्या कर रहा है, दी डाइस टू विन द गेम। अब ये क्या कर रहा है, देखिए, हाँ
टू आ गया है तो टू आ गया है तो ये देखिए बिफोर होगा नहीं आईएनजी वाला वर्ब इसका वांट हो गया, नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, समझ गए इनके, बिलीव हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, इस सब भी वर्ब का कभी भी हम ये आईएनजी वाला फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वांटेड हो गया है कि नहीं, हम वे लोग है ना टीम को जीतना चाहते थे या है ना जीतना चाहते हैं। तो देखिए ये वाला ना, ये वाला टाइम, ये वाला हमेशा से देखिएगा, ये दोनों हो सकता है, लेकिन पहले ये है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रीफर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? प्रेजेंट को देखिए, प्रेजेंट पास्ट हो सकता है लेकिन पास्ट प्रेजेंट नहीं हो सकता है। पास्ट क्या कहलाता है? बीता हुआ प्रेजेंट ही तो पास्ट कहलाता है। टाइम तो एक ही है, वही बीत जाता है तो पास्ट होता है, और वही कल का जो समय है वो आपके लिए अभी के लिए फ्यूचर है, लेकिन कल वाला समय कल के लिए ही आपके लिए क्या होगा? प्रेजेंट होगा। मतलब फ्यूचर ही क्या कहलाता है, यानी आने वाला प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता है। और बीत जो गया है प्रेजेंट वही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अब देखिए ये क्या है, देखिए सो फार होगा, येट होगा, समझे कि नहीं, अप टू नाउ, टिल नाउ, इस तरह के शब्द का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर देना है। तो वी के साथ में हैव होता है तो हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? V3 का मतलब क्या हो गया? हैज, हैव, हैड के बाद V3 आना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट का किस क्या होता है? हैज और हैव के बाद V3 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? शी। बात बाकी गलत है, समझाने की जरूरत नहीं है। और है क्या? अच्छा और है, देख लेते हैं इसको क्या है। सी डाइज अब्रोड इन, हाँ है ना। अब देखिए 2018 में है कि नहीं, 2018 में कहा विदेश में जो है वो गए। अब देखिए बीता हुआ समय है तो बीता हुआ समय में क्या होता है? बीते हुआ काम होता है, यानी क्या? V2 का प्रयोग करेंगे, मूव्ड। ठीक है, जब यस्टरडे हो, लास्ट हो, कोई बीता हुआ समय हो, उनके पहले इन का प्रयोग किया गया हो, तो उनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? V2 का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी। हो रही क्या है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ, he dies the door before the guest arrived। अब क्या कर रहा है कि गेस्ट से है ना, गेस्ट के आने से पहले वो क्या किया? दरवाजा खोल दिया। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन जिसमें बिफोर हो या आफ्टर हो, तो जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और जो काम बाद में होगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो देखिए गेट खोलने से पहले वो क्या किया था? गेस्ट के पहुंचने से पहले वो दरवाजा खोल चुका था, खोल दिया था, समझे कि नहीं। तो बिफोर है यानी इनसे पहले वो हुआ था। इसका मतलब इधर क्या है? प्रेजेंट पास्ट का प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इधर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? हैड ओपन्ड। क्या हो जाएगा? हैड ओपन्ड हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। इट इज अबाउट टाइम दे, क्या है? इट इज अबाउट टाइम दे डाइज देयर ड्यूटीज। अब देखिए पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि अबाउट टाइम रहेगा, इट इज अबाउट टाइम, इट इज द टाइम। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, इट इज द टाइम होगा या इट इज टाइम होगा या इट इज अबाउट टाइम होगा। तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परफॉर्म्ड कह देंगे। बी नंबर हो जाएगा आंसर। इसको याद रखिए, बहुत रिया है, पूछ देता है एग्जाम में। और है शी सेड दैट शी डैश हिम डे बिफोर। अब देखिए यहाँ पर डे बिफोर का प्रयोग किया गया है, जरा सोचिए तो क्या होगा यहाँ पर आंसर। देखिए सैड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? ये नरेशन वाली बात है। दैट है, इसका मतलब क्या हो गया? ये नरेशन वाली बात है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। सैड के साथ में टू नहीं होगा, इसीलिए सैड ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है डे बिफोर है, यानी कि ये यस्टरडे रहा होगा। तो यस्टरडे किसमें बदल जाता है? डे बिफोर में। यस्टरडे रहा होगा, इसका मतलब इधर कौन सा सेंटेंस रहा होगा? V2 रहा होगा। तो जब ये V2 है, नरेशन में बदलना था, तो डे आफ्टर हो गया, तो V2 किस में बदल जाता? किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। नरेशन पढ़ लीजिएगा, नरेशन से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए अगर ये सीधा रहा होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से द डे आफ्टर की वजह यस्टरडे लिखा रहेगा, यस्टरडे। और यहां पर क्या होता? V2 लिखा हुआ रहता, मैट लिखा हुआ रहता, इस तरीके से। इधर इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ रहता। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इन्वर्टेड कॉमा रहता, दैट वगैरह नहीं रहता। अगर हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता तो यस्टरडे किस में बदल जाता है? द डे आफ्टर में। कितना? डे बिफोर, सॉरी,
द डे बिफोर में बन जाता, समझिए द डे बिफोर हो गया। अब देखिए इधर का V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो किसमें बदल जाता, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या हो जाता, फिर हैड मेट। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर। और है आंसर क्वेश्चन, हाँ एक और, ये क्या है देखिए, आई डाइस फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। अब देखिए ये क्या है, अब फोर का प्रयोग किया गया है, यानी से के अर्थ में हम सिंस और फोर का अर्थ से के अर्थ में करते हैं, यानी है कि ना, 1.5 घंटे के लिए कहा जा रहा है, 1.5 घंटे से तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। तो जब जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हो, फोर या सिंस का प्रयोग हो सेंटेंस में, फोर या सिंस का प्रयोग होता है तो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्लियर है, हो गया। कुछ और है, चलिए देखिए पैसिव वॉइस है, कह रहा कि सी ही लुक्स आफ्टर मी, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर आई हो गया, और फिर V1 है तो आई के साथ में क्या होगा, V5 है तो आई के साथ में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और V3 में बदल जाएगा। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पास साथ में बिना प्रेपरेशन का नहीं आता है, वो प्रेपरेशन रहता ही है। तो लुक्स के साथ में आफ्टर है तो प्रेपरेशन रहेगा ही उसके साथ में, इसका प्रेपरेशन इसका है तो साथ में ही रहेगा, पैसिव में भी तो साथ में आया, फिर इसके साथ में बाय लगाते हैं तो हमारा आंसर सीधा यही हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन है क्या, नहीं लास्ट है, चलिए देख लेते हैं। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ये भी वही क्वेश्चन आ गया, यू को आप सब्जेक्ट के स्थान पे ले आइए, आ गया, विल का विल रहेगा, इसके बाद सेल विल के बाद हम बताए थे कि बी का प्रयोग करते हैं, और फिर V3 का प्रयोग होना चाहिए, वो इसमें है नहीं तो गलत हो गया, तो V3 का प्रयोग है, इसके बाद आफ्टर हो ही गया है ना, बाय लगाना होता है, और देम वेल। देखिए पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सभी बच्चों का ठीक ठाक रहता है, फिर भी रिवीजन मैं करा दिया। और चलिए ये खत्म, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।